नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। 19 ग्लोबल अवार्ड्स हासिल करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन अवार्ड्स को 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेशी धरती पर भारत की धमक को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत की विदेश नीति का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भारत जब भी कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और इसीलिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं लीडर्स के चैंपियन। आज चर्चा करने के लिए द जेसी शो में हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। और जैसा कि मैंने पहले सवाल का ही जिक्र किया, क्योंकि आज हमारे शो की हेडलाइन है लीडर्स के चैंपियन, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एब्सोल्युटली करेक्ट, गयाना के राष्ट्रपति ने एक पब्लिक फंक्शन में वहाँ ये ठीक से कहा कि मोदी इज ए चैम्पियन ऑफ लीडर्स। आप देखिए संसार का कौन सा ऐसा बड़ा देश है, कौन सा ऐसा बड़ा लीडर है जो मोदी के मॉरल इन्फ्लुएंस में नहीं है। कुछ महीने पहले आपने देखा था अमेरिकन राष्ट्रपति ने, बाइडेन ने कहा था उन्हें कि मेरे को आपके ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि आप अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा उनको बॉस, और उसके बाद अब आप देखिए रशिया अमेरिका दोनों मोदी के साथ हैं। रशिया के प्रेसिडेंट कहते हैं मोदी इज़ ए वंडरफुल पर्सन। अब जो ट्रंप हैं, जो बनने वाले हैं, वो कहते हैं मोदी इज़ ए फैंटेस्टिक पर्सन, मेरे परम मित्र हैं मोदी। और रूस को चिंता है कि मोदी आएँ तो युद्ध विराम हो, यूक्रेन को चिंता है कि मोदी आगे बढ़ें तो युद्ध विराम हो। तो पूरे संसार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मोदी इन द रियल सेंस हैज़ बिकम ए ग्लोबल लीडर। ही इज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ ए ग्लोबल लीडर, जिसको आपने ठीक कहा कि मोदी बोलते हैं और सारा संसार सुनता है। एंड इन फैक्ट इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द नेशन, for 140 crore Indians, as well as a moment of pride for Narendra Modi himself. Right. And that's all. Right, sir. सर, अभी चर्चा ये चल रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि जब भी मोदी कुछ कहते हैं तो न सिर्फ पूरा देश बल्कि दुनिया सुनती है। आप इससे सहमत? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं इससे। उनकी बात का महत्व है, उन्हें सुना जाता है। वो किसी भी कंट्री में जो भी बात कहते हैं उसकी रेलेवेंस है, भारत में तो सुना ही जाता है। आज देखिए ना, हर बड़ा राष्ट्र देखता है कि मोदी का थिंकिंग क्या है। हर बड़े राष्ट्र का जो इंटरेस्ट है आज इंडियन इकॉनमी में है, इंडियन पॉलिटिक्स में है। वो देखते हैं मोदी है जिसे हम कहते हैं तो मुमकिन है। ये थ्योरी यही नहीं, ये थ्योरी विदेशों में भी काम कर रही है। किसी को इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बनानी है किसी कंट्री को, तो मोदी की तरफ देखता है। और वो देखता है कि मोदी ने अगर एक बार यस कहा तो फिर चीज़ लागू होगी, बिकॉज मोदी डिलीवर्स, ये एक इम्प्रेशन है। तो इसीलिए लोग भी उनको ध्यान से सुनते हैं। और आप सेफली कह सकते हैं कि मोदी जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, भारत सुनता है, संसार के बहुत से देश सुनते हैं। जी सर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मोटिवेट किया, क्या प्रेरित किया कि वो नाइजीरिया गए, ब्राज़ील गए या गुआना गए? क्या लगता है आपको? एक तो ये कि वो सच मायने में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, संसार के सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व उनके वॉइस बनना चाहते हैं। खास करके जो छोटे राष्ट्र हैं, ये 3 राष्ट्र जो आपने बताए, वो छोटे हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके वॉइस कहीं नहीं है, उनके आवाज़ को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। और विदेश नीति में वो देखते हैं कि बहुत लंबे समय से भारत का कोई व्यक्ति वहाँ गया नहीं। आप देखिए गयाना में 56 वर्ष बाद वो गए, नाइजीरिया में 17 साल बाद वो गए। तो देखते हैं कि नेगलेक्टेड एरियाज़ ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नेगलेक्टेड एरियाज़ ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप विद द कंट्री है। तो इसको देख के जाते हैं। इसके साथ साथ फिर क्या होता है, व्यक्ति जाता है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जो है एक्सप्लोर करता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कल्चरल कम्बिनेशन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारी बातें क्या नरेंद्र मोदी को प्रेरित करती हैं। और फिर क्या है, नरेंद्र मोदी के मन में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि डिस्टेंसेस आर ओनली साइकोलॉजिकल। बस एक बार प्लेन में बैठे तो फिर बैठ गए, जब तक नहीं बैठो तभी तक बात है। ये ज़्यादातर देखा मैंने बड़े लोगों को इस तरह का रहता है, डिस्टेंसेस से थोड़ा सा वो एक रहता है भी कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, क्या है। तो इन बातों से ऊपर उठ गए हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 नेशन, ये जो है तो उनका जो सारा थिंकिंग ग्लोबल हो गया है इस तरह से। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे छोटे राष्ट्र हैं जो छूट गए हमारी विदेश नीति से, जहाँ भारत का व्यक्ति नहीं गया, जहाँ रहने वाले भारतीयों किसी ने सुध नहीं ली इतने समय से। तो वो जो प्यार है धरती का और वहाँ के विदेशों का जो ग्लोबल लीडर है और जो भारत का इंटरेस्ट है उन कंट्रीज़ में, उन सबको कंसोलिडेट करने के लिए वो जाते हैं। और ये 3 देशों की यात्रा भी
उसी दिशा में एक बड़ी कड़ी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और सर इन तीन राष्ट्रों की अगर हम बात करते हैं, इन तीनों राष्ट्र में अपनी ग्लोबल इमेज को प्रधानमंत्री मोदी कितना मजबूत कर पाए हैं? बिल्कुल मजबूत कर पाए हैं। दिस टूर वाज एक्सेप्शनली सक्सेसफुल। आप देखिए 31 बायलैटरल एग्रीमेंट्स की जो मीटिंग्स थी उसमें मोदी वहाँ मौजूद रहे। कौन सा ऐसा राष्ट्र है G20 का जिससे मोदी वहाँ मिले नहीं? बाइडन से लेकर के इटली के प्राइम मिनिस्टर, ब्राज़ील, कौन सा ऐसा देश है, जापान, मतलब कोई ऐसा देश इस तरह का नहीं है जिससे वहाँ पे वो मिले नहीं हैं। तो ही इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द विज़िट। और इसके अलावा जो इनफॉर्मल इंटरेक्शंस होते हैं लोगों से वो भी काउंट करते हैं। तो आई थिंक द विज़िट वाज सक्सेसफुल एंड ही मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द विज़िट। तो हिज विज़िट दैट वी हैज़ गेन्ड ऑल व्हाट ही हैड प्लान्ड इन हिज माइंड बिफोर गोइंग टू दीज कंट्रीज़। सर आखिर क्या है भारत और गुयाना के बीच के ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ते? रिश्ते बहुत पुराने हैं, गहरे रिश्ते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने वहाँ कहा कि ये रिश्ता जो है मिट्टी का, पसीने का, परिश्रम का, इमोशनल रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है। और उन्होंने कहा कि 180 साल पहले भारत का एक व्यक्ति वहाँ पहुँचा था, वहाँ की धरती पे पाँव रखे थे और आज भारतीय मूल के 40% लोग वहाँ पे रहते हैं। तो रिश्ते हैं उनके साथ में। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग विदेश जाते हैं तो उन राष्ट्रों का चयन करता है विदेश मंत्रालय, और ख़ुद जो बड़े राष्ट्र हैं, चमक है, दमक है, भड़क है, वहाँ इस तरह से जो है, लेकिन वो वहाँ जाते हैं जब भारत का पुराना संबंध रहा है, जिनकी किसी ने सुध नहीं ली है। तो उन्होंने वहाँ कहा कि मैं यहाँ अपना इतिहास जानने आया हूँ, आप लोगों का इतिहास जानने आया हूँ, दोनों देशों के इतिहास को एक करके मैं उनको पढ़ने आया हूँ, यहाँ मैं इस पर्पज़ से आया हूँ। तो ये भावनात्मक रिश्ते हैं और इन भावनात्मक रिश्तों को, हिस्टोरिकल रिश्तों को इस यात्रा ने जो है और मजबूत किया है। सर सुनने में आया कि भारत और गुयाना के बीच 10 ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। सर क्या है ये समझौते? समझौते हुए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्र छोटा है लेकिन वो बात है ना काम का, दैट वे जो है सबसे बड़ा समझौता तो अब एग्रीकल्चर में हुआ है, फिर हेल्थ में हुआ है, फिर कल्चरल एंगेजमेंट में हुआ है, देन जो है ना हाइड्रो कार्बन उसमें हुआ है, फिर डिजिटल में हुआ है, UPI में हुआ है। नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स हैव बीन डन जिसमें ज़्यादा फ़ायदा उनका है। लेकिन एक होता है ना, एक बड़े भाई का हाथ छोटे भाई के सिर पे, एक बड़े राष्ट्र का आशीर्वाद एक छोटे राष्ट्र को, इस भावना से मोदी ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए 10 एग्रीमेंट किए हैं। वरना तो कहाँ गुयाना और कहाँ भारत, आप देखिए। तो मोरल और सेंटिमेंट जो एग्रीमेंट के पीछे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि समझौते कितने बिलियन डॉलर के हुए। तो काफ़ी अच्छे समझौते हुए हैं एंड लेट्स हैव ऑल होप्स फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन साइड ऑफ ऑल दीज एग्रीमेंट्स। सर एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये सच है गुयाना के राष्ट्रपति सहित यूपी बिहार के जो मजदूर हैं जो कई साल पहले वहाँ पहुँचे वो शीर्ष स्तर पर पहुँचे? उनको वहाँ गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है रोज़गार की तलाश में जो लोग भारत से निकले थे, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, तो कुछ लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने काम जमाया। अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल के हैं, उसी परिवार से हैं, दैट वे जो है। तो आज वो रच गए हैं, जम गए हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था में जो है। तो ये बात फैक्ट है कि भारत के मजदूर, जिन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, वो आज सत्ता के शीर्ष स्तर पे पहुँचे हैं। उसे देख के नरेंद्र मोदी खुश थे अपने लोगों से मिल के। उनको भी अच्छा लगा कि जिस मूल के हम हैं, जहाँ के हैं, वहाँ का एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हमसे मिलने के लिए आया है। तो ये बात फैक्ट है कि भारत के मजदूर आज उस देश में राज कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। सर भारत के लिए कितना अहम और रेलेवेंट है गुयाना? गुयाना रेलेवेंट है, कई दृष्टियों से रेलेवेंट है। गुयाना को अगर आप देखते हैं, बिजनेस का एक एंगल है, जोग्राफिकल रेलेवेंस है, और जब आप स्कीम ऑफ थिंग्स बनाते हैं बैठ के तो है, तो गुयाना में वो देखते हैं कि अपार संभावनाएं हैं, यहाँ रिश्तों को जुड़ने की संभावना है, व्यापार की जिसे हम कहते हैं वो संभावनाएं हैं। 223 मिलियन डॉलर का व्यापार जो है होता है और हमारा अच्छा बिजनेस पार्टनर जो है गुयाना वहाँ पे है और अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है इस विजिट के बाद में वो जो रिश्ते हैं व्यापारिक और बढ़ेंगे और गुयाना के रेलेवेंस भारत की इकोनॉमी में, भारत की स्कीम ऑफ थिंग्स में और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। सर प्रधानमंत्री ने गुयाना में कहा डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आखिर क्या कहना चाहते हैं मोदी? ये नरेंद्र मोदी का मूल भाव है, जो उनका बेसिक सिद्धांत है कि वन अर्थ, वन फैमिली और जो है वन नेशन, वन फ्यूचर जो है उसी का है। उनका कहना ये है कि हम एक विश्व बंधु के नाते बड़े राष्ट्र हैं, हमें सभी दूसरे राष्ट्रों के प्रति, उनके नागरिकों के प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए जो भारतवासियों के प्रति रखते हैं, क्योंकि सारा संसार एक है।
और उनके सुख दुख में जब भी कोई आवाज़ आए, कोई सहायता मांगे, तो वी शुड बी द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। हमारी आवाज़ वहाँ सुनाई देनी चाहिए, चाहे वो कोविड का मामला हो, वैक्सीन भेजने का मामला हो। आप देखिए उसमें जो है 150 राष्ट्रों को मैंने सुना कि कोई भेजी गई यहाँ से जो है, और उसके अलावा कहीं कोई आपदा आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो छोटे राष्ट्र हैं, सहायता के लिए देखते हैं बड़े राष्ट्रों की तरफ। तो मोदी ने कहा हम तुम्हारा हाथ थामेंगे, और ये परंपरा अब है कि जब भी ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आती है, कैजुअलिटी आती है, तो नरेंद्र मोदी आगे बढ़ के भारत से सहायता उनको करवाते हैं। तो कुल मिला के ये सारा माहौल है, अच्छा माहौल है जो है। सर, गुयाना में एक अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम। तो ये इससे काफ़ी इमोशनल और कनेक्टेड लगते हैं प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है? सही है, वो तो वैसे भी कह चुके हैं कि भारत और गुयाना के रिश्ते एक जैसे हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनके विचार एक जैसे हैं, मिल के अच्छा लगता है। तो उनके मन में आया कि इस भावना का विस्तार वहाँ किया जाए। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे कि नरेंद्र मोदी खुद जो है फावड़ा लेकर के वो पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पे जो है। तो भावना तो रिश्ता भी है, और साथ में भारतवासियों के लिए एक संदेश भी है कि विदेश के लोग जो पेड़ लगा सकते हैं तो भी आप तो लगाओ, कम से कम 100 करोड़ क्यों, 1 लाख करोड़ लगाओ पेड़ों की तो कोई गिनती नहीं है ना। आप देखते हैं ये तो एक अच्छा पॉपुलर मूव था वहाँ के लोगों को पसंद आया, और साथ में भारत के लोगों को पसंद आया कि भारत की जो इमोशनल कल्चर है, माँ के नाम एक पेड़, उसका नरेंद्र मोदी जो है 7 समुंदर पार जिसे हम कहते हैं वहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो इज़ ए गुड वेल इंटेंशन इमोशनल मूव। सर, एक और अलग तस्वीर आई जब गुयाना में थे पीएम तब भी, और जब नाइजीरिया पहुंचे तब भी वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने राजधानी की चाबी पीएम को सौंप दी। इसका सेंटिमेंट क्या रहा? एक मतलब कहना चाहिए कि एक संस्कार है उस देश का, एक सर्वोच्च सम्मान है उस तरह से, अदर देन द अवार्ड जो है, एक व्यक्ति के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करने का, उसको उसका महत्व दिखाने का, उसकी रेलेवेंस दर्शाने का कि आप इस शहर में हैं तो शहर अब आपको समर्पित है। अब इस शहर में आप मूव करेंगे, आपका स्वागत होगा, संस्कार होगा, भारतीय मूल के लोग मिलेंगे, हम लोग सब मिलेंगे। तो ये शहर जब तक आप यहाँ हैं इस देश में, ये शहर आपके जिम्मे, इस शहर के स्वामी आप हैं, इस शहर के मेयर आप हैं एक तरह से। तो इस तरह से चाबी उनको वहाँ पे सौंपी गई। एक अच्छी परंपरा है, एक अच्छा है, मोराल बूस्टर है। सर, गुयाना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राष्ट्रपति के साथ ही साथ पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। क्या मोदी मैजिक वहाँ पर भी चलता है? 100% मोदी का जलवा तो है। मैंने कहा ना आपसे, आज भी कई लोग विदेशों में जाते हैं तो वो आके यही कहते हैं, व्यापारी जाते हैं तो आके यही कहते हैं कि वहाँ टैक्सी वाले ने पूछा और ने पूछा मोदी कैसे हैं, मोदी करके, आप मोदी के देश से आ रहे हैं, तो मोदी के नाम से पॉपुलर हैं वो, दैट वे जो है। तो इस तरह से जो है सारा तो जलवा है उनका, जलवा है। तो पूरे राष्ट्र में इस बात का रोमांच था कि भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारे मूल का जो देश है भारत, उसका प्रधानमंत्री आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहा है, जो एक वर्ल्ड फिनोमिना है। इस तरह से तो मन में एक उत्सुकता थी, आकर्षण था उनके। तो सभी ने कहा कि मैं क्यों नहीं। तो पूरी कैबिनेट भी आई राष्ट्रपति के साथ साथ, रिसीव किया। इनको भी अच्छा लगा होगा, उन्हें भी अच्छा लगा, चलो हमारे मूल देश का व्यक्ति जो है हमसे गले मिल रहा है आकर के। नाइस मूव, नाइस कर्टसी। सर, आपने आकर्षण का जिक्र किया, तो ब्राज़ील गए G20 की बैठक में, तो वहाँ के लिए एक बात कही जाती है कि शो स्टॉपर नरेंद्र मोदी हैज स्टोलन द शो एट G20। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं। नॉट ओनली G20, और वो जहाँ भी जाते हैं, मैंने कहा ना, एक गुरुत्वाकर्षण है उनके अंदर, एक ग्रेविटी है इस तरह की। अब पता नहीं क्या है वो, ये भी एक अनुसंधान का विषय है कि नरेंद्र मोदी के प्रति विदेशों में इतना आकर्षण क्यों है। भारत में तो समझ में आता है, गुजरात यूपी में समझ में आता है, मान लो आंध्रा में समझ में आता है, केरला में समझ में आता है, विदेशों में समझ में कैसे आता है। वो जहाँ भी खड़े होते हैं, दूसरे राष्ट्रों में जितने लोग हैं एक तरह से, वो कंपैरेटिवली साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। मैंने कई फोटो में और कई में इसमें उसमें देखा है। तो शास्त्रों में लिखा है, रामायण में कैरेक्टर होता था बाली करके, उससे व्यक्ति को मिलता था तो सामने वाले की आदि शक्ति है ना उसमें समाप्त हो जाती थी। तो मोदी का जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी डोमिनेंस है, उनका जो मॉरल इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा है। अब देखिए ना, उसके फोटोग्राफ्स देखिए G20 के, कितने लोग मिल रहे हैं, और इतने लोग मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है 5 लोग खड़े हुए हैं, एक से हाथ मिला रहे हैं, बाकी 4 लोग हाथ मिलाने की प्रतीक्षा में हैं, 2 पीछे की तरफ खड़े हैं फोटोग्राफ में। वो देखते हैं कि 2 आदमी हटें तो मैं आगे जाऊँ वहाँ पे। तो है एक चार्म है, सेंटर ऑफ चार्म नरेंद्र मोदी G20। तो इज़ एब्सोल्युटली राइट जिसने कहा है कि मोदी हैज वर्चुअली स्टोलन द शो एट G20। आई एब्सोल्युटली एंडोर्स दिस आइडिया। जी
सर, क्या ब्राजील में G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, और आखिर कहां तक पहुंचा है इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट? बातचीत तो नहीं हुई, मुलाकात उस तरह से नहीं हुई, आई कांटेक्ट हुआ होगा आमने सामने से, जो है प्रॉपर हेलो नहीं हुई, लेकिन वो एजेंडा में भी नहीं था इस तरह से कि चाइना के राष्ट्रपति आएंगे तो कोई बायलैटरल करेंगे या चाय पे बैठेंगे उनके साथ में। दोनों तरफ से ऐसा कोई मूव नहीं था। आई थिंक बोथ द कंट्रीज आर कॉशियसली वॉचिंग देयर अपॉर्चुनिज्म, जो है जो रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है। तो बस अच्छा था कि वो भी वहाँ थे, वो भी वहाँ थे, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेजेंस थी दोनों की एक दूसरे के प्रति, फिजिकल कॉन्टैक्ट वहाँ नहीं था। अब सेकंड सवाल ये है कि वो जो एग्रीमेंट किया था नरेंद्र मोदी चाइना के साथ, जो है बॉर्डर एग्रीमेंट जो है लद्दाख वाला जो है, तो वो बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा है। इट मीन्स चाइना दिस टाइम इज़ ऑनेस्ट एंड सीरियस टू हिज कमिटमेंट्स। अब देखिए ईस्टर्न लद्दाख के जो 2 स्थान थे जहाँ से डिसएंगेजमेंट होना था 2 बॉर्डर एरिया से, वो पूरा हो गया, वो 30 तारीख को पूरा हो गया। 31 को दिवाली थी, तो दोनों सेनाओं ने बॉर्डर पे जो सैनिक थे दिवाली की मिठाई आपस में बांटी। तो जो एक जो रहता था ना आमने सामने का टग ऑफ वॉर कह दो, या जो आमने सामने फेस ऑफ जिसे कहते हैं, वो समाप्त है वहाँ उस तरह से जो है। और फिर अभी उसके बाद में जो कैलाश सरोवर का मुद्दा है, कैलाश सरोवर की यात्रा का, भारतीयों तीर्थयात्रियों के जाने का, तो अभी रियो में जो है वहाँ बातचीत की चाइना के विदेश मंत्री से, भारत के विदेश मंत्री ने जो है, और उसका रास्ता निकल रहा है, और रास्ता निकल जाएगा तो एक और अच्छा जेस्चर होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, खासकर से चाइना का जेस्चर भारत के प्रति। तो वो जो एग्रीमेंट है बॉर्डर का वो सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है। उसके आगे के जो स्टेप्स हैं, तो रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह और हर व्यक्ति का कहना है कि वी आर हैविंग ऑप्टिमिस्टिक अपॉर्चुनिज्म जो है। तो लेट्स सी, लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल इन द कमिंग डेज। लेकिन वहाँ पे रियो में कोई ऐसी मुलाकात आपस में नहीं हुई। सर, वहाँ पर क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी हालो हुई प्रधानमंत्री मोदी की? और दूसरा, निज्जर हत्याकांड को लेकर मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर और अजीत डोभाल को क्लीन चिट देकर कैसे इतना बड़ा यू टर्न कनाडा ने ले लिया? ऐसा लगता है कि फाइनली पॉलिटिकल विजडम हैज़ प्रिवेल्ड ओवर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। उनको महसूस किया होगा उन्होंने कि मोदी के साथ मुद्दे पे नहीं लड़ा जा सकता, नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। फिर उनके गॉड फादर हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू मोदी। तो इसमें हो सकता है कि ट्रंप के आने का मॉरल इन्फ्लुएंस भी इसमें काम कर रहा हो, दैट वे जो है। तो एक अच्छा उन्होंने किया है। दूसरा, उनके बात समझ में आ गई है, जो आपने कहा यू टर्न लिया है, उनके समझ में आ गई कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इस तरह से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर्स को है ना एक्यूज़ नहीं बनाया जाता। आप देखिए क्राउन प्रिंस थे सऊदी अरब के, अमेरिका के एक पत्रकार की हत्या के मामले में सब प्रमाणित था, लेकिन अमेरिका ने कहाँ मुद्दा बनाया? इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दोज 2 कंट्रीज़। और फिर ये तो केस डिफरेंट है, यहाँ तो कोई चीज़ प्रमाणित नहीं है किसी तरह का भी है। खुद कैनेडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि देयर इज़ नो एविडेंस टू लिंक मोदी, शाह, डोभाल, जयशंकर टू दिस इवेंट जो है ये। तो फिर सब क्यों हुआ? इमेच्योरिटी। तो ये जो यू टर्न हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू टर्न भी इस तरह से इनडिसेंट यू टर्न है कहने का, क्योंकि आपका सारा जो पर्सपेक्टिव था इसका, जो नैरेटिव था वो बेसलेस था उसके अंदर जो है। तो कनाडा की बहुत किरकिरी हुई है इसके अंदर, और भारत के लिए अच्छा है कि देर आए दुरुस्त आए। भारत भी नहीं चाहता कनाडा से रिश्ते ख़राब हों। कितने विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं, कितना बिजनेस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और बिजनेस को बढ़ाना है, घटाना थोड़ी है। कनाडा की मूर्खता थी कि उसने ऐसे कदम किए, भारतीयों के भी पासपोर्ट वहाँ पे एयरपोर्ट से एक्स्ट्रा चेकिंग करी और कुछ किए, विद्यार्थियों के लिए प्रतिबंध किए, उनकी स्कॉलरशिप्स को कर्टेल किया। ये सब बातें रिवर्स होनी चाहिए। आई होप टाइम इज़ ए हीलर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा विल वेरी सून टर्न बैक टू नॉर्मल, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। सर, G20 में मोदी की कुर्सी लगी बाइडेन के बगल में, और बगल में बैठे ब्राज़ील के राष्ट्रपति। तो क्या आने वाले कल में यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? बिल्कुल सही है। एक अखबार ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इकोज इन ब्राज़ील, दैट वे जो है ये आने वाला कल है, भारत का आ ही चुका है। अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में तो देखिए ना, पिछली बार अपने इस बात को कहा था, एक तरफ तो रशियन प्रेसिडेंट हैं, एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, और आप देखिए वो जो वहाँ अरेंजमेंट होता है, तो भारत के विदेश मंत्रालय के लोग उसको करने के लिए मैनेज नहीं करते हैं कि मोदी कुर्सी यहाँ लगे इनके पास है। वो सब ऑटोमेटिक होता है, वहाँ नेचुरल होता है मोदी कद को देखते हुए। आज आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा राष्ट्र प्रधान है जहाँ मोदी खड़े हों तो मोदी को ऑफर नहीं करे साथ वाली सीट? चाहे चाइना का प्रेसिडेंट खड़ा हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, रशियन प्रेसिडेंट हो, मोदी खड़े हैं, ऑब्वियसली मोदी विल टेक ए सेंटर स्टेज।
तो वहाँ भी यही हुआ। इस तरह से जो है एक तरफ वो हैं, एक तरफ वो हैं। मैसेज बहुत अच्छा गया इससे, और इट इज़ ए रियल रिकॉग्निशन ऑफ नरेंद्र मोदीज रियल ऑरा एंड इंटरनेशनल स्टेटस एज ए ग्लोबल लीडर। सर, प्रधानमंत्री ने G20 में जो भाषण दिया उसमें उनका फोकस हंगर एंड पॉवर्टी और वन अर्थ एंड वन वर्ल्ड पर रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में उनका ये कहना है कि संसार में खास करके ग्लोबल साउथ में फूड की कमी है, ईंधन की कमी है, गरीबी है संसार में बहुत जो है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि ये गरीबी जो है और ये जो भूखापन है, मतलब जो पावर्टी और जो स्टारवेशन है, इसको ठीक किया जाए। तो उन्होंने बताया कि हमने इंडिया में क्या किया है। तो उन्होंने बताया कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जो है हम दे रहे हैं, और 50 करोड़ लोगों को आप ये कहिए मेडिकल फैसिलिटी फ्री जो है वो मिल रही है। 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 6-7 करोड़ जो है उन लोगों को उसका फ़ायदा जा रहा है। उन्होंने कहा ब्राज़ील ने ऐसा कदम उठाया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। भारत पहले से कदम उठा चुका है, तो हम सब राष्ट्रों को मिलकर देखना चाहिए, जिसे कहते हैं ना कोई भूखा नहीं सोए संसार में। आज ये कहा जाता है कि संसार में 20% आबादी आज भी बिना रोटी के भूखी सोती है, गरीब राष्ट्रों की आबादी जो है। तो प्रयास होना चाहिए सबका। तो ब्राज़ील के उस फोरम पे उन्होंने एग्जैक्टली ये ठीक से कहा बात को कि भाई ये हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए, वो ह्यूमनिटी कम्स फर्स्ट, और संसार में कोई भूखा नहीं सोए। एक अच्छा प्रयास था। सर, इस यात्रा से मोदी का जो ग्लोबल साउथ एजेंडा है वो कहाँ तक पहुँचा? वो काफ़ी अच्छा पहुंचा है। एक तो ग्लोबल साउथ के लोगों का मनोबल बढ़ा उन कंट्रीज़ का कि हमारा जो पैरोकार है या हमारा जो एडवोकेसी कर रहा है भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो आज सेंटर स्टेज में हैं। तो उनसे उनकी उम्मीद बनती है वहाँ पे। उन लोगों में आशा के मन की किरण है कि चाइना को भी कंट्रोल कर सकते हैं, रशिया को कंट्रोल कर सकते हैं एक तरह से जो है, और जो साउथ सी का मामला है उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस क्या है कि साउथ ग्लोबल सी की जो बात है, तो वहाँ के सी के अलावा जो साउथ ग्लोबल जो है, तो उसमें क्या है कि भूख है, भूखमरी है, गरीबी है, उसको दूर करने के लिए कर सकते हैं सक्षम। और जहाँ तक रही बात कितना सफल रहा उनका, तो मोदी इसमें एक कदम और आगे बढ़े। इसलिए किसी ने कहा कि मोदी मस्ट टेक ए चैलेंज और कमिटमेंट, जिसे कहना चाहिए, टू कंटिन्यू हिज सपोर्ट टू अफ्रीका एंड दीज कंट्रीज़, ये पिछड़े हुए राष्ट्र हैं जो। तो मोदी का जो एजेंडा था उसको एक बूस्ट वहाँ पे मिला उस सम्मेलन के अंदर, चाहे वो ह्यूमनिटी फर्स्ट की बात थी, चाहे वो हंगर के खिलाफ आंदोलन करने की बात थी। तो मोदी हैज़ मूव्ड वन स्टेप अहेड टू इम्प्लीमेंट हिज एजेंडा ऑन ग्लोबल साउथ। सर, तेल, सोना, कॉपर और लोहा, आखिर भारत और ब्राज़ील की बढ़ती दोस्ती का महत्व क्या है? बहुत अच्छा महत्व है। मैंने आपसे कहा उनका व्यापार बढ़ रहा है, अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर हैं, इन सब चीज़ों में बिजनेस बढ़ रहा है, और अब तेल की बात हो रही है, तेल के कारोबार में जुड़ेंगे ये जो है। तो ब्राज़ील के साथ पहले से अच्छे संबंध हैं, अब ये संबंध जिसे कहना चाहिए और आगे जाके जो ना और अच्छे मजबूत होंगे, बिजनेस की रिलेशनशिप बढ़ेगी, डिप्लोमेसी ज़्यादा बढ़ेगी, और दोनों राष्ट्र ऐसा है एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं आपस में। इसलिए आने वाला कल जो है बिजनेस के फ्रंट पे स्पेशली जो है वो काफ़ी अच्छा है इन दोनों राष्ट्रों के बीच में, ऐसा लगता है मुझे जो है। जी सर, मैंने सुना है कि ब्राज़ील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से एक महिला चला रही थी और फिर वो वहाँ पर आकर्षण का केंद्र भी बनी। क्या था ये पूरा मामला? कुछ नहीं था वहाँ पे। क्या है कि लेडी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको लेडी एजेंट कहते हैं वहाँ पे। उनकी ड्यूटी लगी नरेंद्र मोदी की कार वीआईपी उसको गाड़ी को चलाने के लिए। तो आई, उन्होंने बहुत तमीज़ से दरवाज़ा खोला, वहाँ नरेंद्र मोदी बैठे। चूँकि महिला थी तो भारत में आकर्षण रहता ना, महिला कर रही है, महिला गाड़ी चला रही है, और फिर 150 की स्पीड से उन्होंने गाड़ी को दौड़ाया वहाँ पे सड़क पे जो है। तो सोशल मीडिया पे तस्वीरें बहुत वायरल हुई वहाँ पे कि ये हुई, और ये हुआ कि ब्राज़ील की लेडी है, शी इज़ ड्राइविंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर। एक होता है ना सोशल मीडिया में टैग कर देते हैं आप उसको जो है। तो बस वो इसी बात थी कि रोचक घटना थी, उत्सुकता थी लोगों में, सोशल मीडिया को अच्छी स्टोरी मिली टैग करने के लिए। दिस इज़ ऑल। सर, ब्राज़ील में मोदी होते हैं तो रामायण की प्रस्तुति होती है, गुयाना में जाते हैं वो तो वहाँ पर मंत्रोच्चार से उनका स्वागत किया जाता है। तो इन देशों में भी क्या जो भारतीय रीति रिवाज और संस्कृति है पॉपुलर है क्या? हाँ बिल्कुल है। एक तो बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहाँ रहते हैं। गुयाना तो वैसे भारतीय मूल का है, और ख़ुद नरेंद्र मोदी प्रेफर करते हैं, और उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को पसंद है सब बातें भारतीय संस्कृति का हो, वहाँ पे प्रदर्शन, वहाँ पे एग्जीबिशन हो उसका और हो, तो वो लोग भी वैसे आयोजन करते हैं। तो नरेंद्र मोदी दोनों जगह गए वहाँ पे, अच्छा लगा, भारत के लोगों को अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति विदेशों में जिंदा रखे हुए हैं।
दैट वे। तो गुड मूव, पॉपुलर मूव टू फर्दर इंटीग्रेट द कल्चरल, जिसे कहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। दिस इज ऑल। सर, आकर्षण और साथ ही सोशल मीडिया का भी अभी आपने जिक्र किया। एक और चर्चा ये है कि ब्राजील में इस बार प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भी मुलाकात हुई है। किस तरीके के भावनात्मक रिश्ते दोनों के बीच आपको लगते हैं? सवाल पूछते समय आपके चेहरे की मुस्कान ये बताती है कि कुछ है। तो ये कुछ है ना, ये भारत में और इटली में चल गया इन दोनों को लेके। अब दिल है तो ठीक है ना, प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, दिल है तो धड़कता है, उधर से भी और शायद इधर से भी। तो मिलते हैं तो तस्वीरों में देखिए एक अलग तरह की मुस्कुराहट और एक अलग तरह का शर्मीलापन दोनों के चेहरे पे दिखाई देता है। और उसमें ज़्यादा दिलचस्पी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लेती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पर्सन्स इन द वर्ल्ड। आप देखिए एक कदम आगे बढ़ के, तो नरेंद्र मोदी मुस्कुराए होंगे। अब 2 साल में 5 बार दोनों की मुलाकात हो चुकी है। इस बार मुलाकात हुई तो एडवाइज़र्स ने पूरी कोशिश की कि मुलाकात खाली सेरेमोनियल नहीं रहे, स्माइल तक न रहे, बिजनेस मुलाकात हो। तो 5 वर्ष का एक दोनों में एक समझौता इस तरह से आगे हुआ है, दोनों राष्ट्रों को आगे बढ़ाने का, म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो एरियाज़ हैं उनमें काम करने का। तो इट वॉज नाइस मीटिंग, जो भारत में लोगों ने उत्सुकता से देखा और इटली के लोगों ने उत्सुकता से देखा। एंड नाउ एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर द 6th मीटिंग, कि 6ठी मीटिंग उनकी कहाँ होती है। लेट्स सी। सर, भारत और ब्राज़ील के व्यापारिक रिश्ते और ख़ास तौर पर डिफेंस डील्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिफेंस डील्स अच्छी हो रही हैं। मैंने सुना एक स्पेसिफिक डील हुई है, बार्टर डील चल रही है बात उनमें। वो ये है कि ब्राज़ील हमसे जो है तेजस जो है फाइटर हैं जो ये खरीदे, तो भारत उसके बदले में वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट विमान हैं बड़े अच्छे बनते हैं वहाँ पे, तो लिया जाए। बातचीत एडवांस स्टेज पे है। ऐसी आशा की जानी चाहिए कि डील मेटलाइज होगी। मेटलाइज होगी तो इट विल बी वन मोर बूस्ट, जिसे कहना चाहिए मोरल बूस्टर फॉर नरेंद्र मोदीज़ कैंपेन मेड इन इंडिया, कि भारत अब देखो शस्त्र बनाने लग गया है, भारत फाइटर बनाने लग गया है, कितनी बड़ी बात है। तो लेट्स होप कि दिस डील इज़ मेटलाइज्ड एंड ओपन्स द डोर ऑफ सो मेनी अदर डील्स इन द फ्यूचर। सर, 14 देशों में पार्लियामेंट्री में भाषण और 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, आखिर पीएम नरेंद्र मोदी को अलग अलग देशों से सम्मानित करने की होड़ क्यों लगी है? सही है, आपने सही शब्द काम मिली है, होड़ सी लगी हुई है राष्ट्रों में। जहाँ भी जाते हैं पहला काम होता है उस राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान उनको दे दिया जाए। और इन 2 राष्ट्रों का देखिए आप, एक राष्ट्र का नाइजीरिया का 2nd सर्वोच्च सम्मान है, 55 वर्ष के बाद किसी को मिला है। पहले महारानी एलिजाबेथ को सम्मान मिला था, और दूसरे राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है, आपने देखा है, जिसको डोमिनिका का जो है और गुयाना का। तो वो अच्छा सम्मान हुआ, उनका सम्मान से खुशी है सबके लिए। और नरेंद्र मोदी ने बहुत स्मार्टली कहा है कि मेरा सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का और आपका जो प्रेम है भारत के प्रति जो है, ये उसका सम्मान है। और रही बात बोलने की 14 देशों में, तो रेयर अपॉर्चुनिटी है। 14 देशों की पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी की आवाज़ सुनी। भारत के प्रधानमंत्री की आवाज़ 14 देशों की संसद में सुनी गई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाईएस्ट रिकॉर्ड मनमोहन सिंह का है, 10 साल प्राइम मिनिस्टर है, वो भी 7 बार ही बोल पाए दूसरे मंच पे, इंटरनेशनल दूसरे देश की पार्लियामेंट में जाके एक तरह से जो है। और नेहरू थे, पंडित नेहरू, तो 3 बार ऐसा मौका मिला। इंदिरा गांधी को 4 बार मौका मिला। नरेंद्र मोदी को 14 बार मौका मिला। और अभी तो गिनते जाओ, अभी तो क्रम जारी है। देखिए 3रा कार्यकाल है, शायद 4था कार्यकाल भी आए, तो 3रे कार्यकाल में बहुत टाइम बचा है अभी। दैट वे जो है, तो एक अच्छा है, भारत के लिए गर्व की बात है। सर, एक ही विदेश यात्रा के दौरान में 2 राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? हाँ, ये रेयर है। आप एक यात्रा में जाएं और आपने कह दिया कि होड़ लगी हुई थी देशों के अंदर, एक देश ने दिया, दूसरे देश ने कहा कि हम भी देते हैं। और एक बहुत अच्छा है, जेस्चर था। उन देशों को भी लगा कि उनके लिए भी सम्मान की बात है। इतने बड़े देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री जो ग्लोबल लीडर बन चुका है, जिससे मिलने के लिए हर कोई लालायित है इंटरनेशनल फोरम पे, उसको वो सम्मानित कर रहे हैं। तो ये सम्मानित एक प्रकार से देखा है तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं को नरेंद्र मोदी के बैनर के साथ, ब्रांड के साथ खुद को सम्मानित कर रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो। इसको जो है, तो उनके लिए एक प्राइड मोमेंट था कि इतने राष्ट्र के, पावरफुल राष्ट्र के प्रधानमंत्री को हमने अपनी माला पहना के जो है ना किया। तो माला पहनाने का जो दृश्य है
उस दृश्य में जो गौरव के क्षण हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए तो हैं ही, 140 करोड़ लोगों के लिए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो क्षण है उस राष्ट्र की जनता के लिए हैं, उस राष्ट्र के राष्ट्रपति के लिए हैं, जो वो माला जो है, सम्मान की माला उनके गले में डाल रहा है, वो जो मोमेंट है, तो दे आर एन्जॉइंग मोर देन नरेंद्र मोदी एंड इंडियन पीपल। सर, उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि अक्सर एक परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम एक भाव में नहीं रहते, फिर भी जितने भी इस्लामिक देश हैं वो एक के बाद एक नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर रहे हैं। इसको आप विरोधाभास के रूप में देखते हैं, स्ट्रेटेजी देखते हैं, या कुछ और? ये तो वास्तव में एक नए युग की शुरुआत है, एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है जिसको पता नहीं कैसे नरेंद्र मोदी मैनेज कर रहे हैं, आप देखिए। और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं और भाजपा की जो छवि या जो परसेप्शन उनके मन में उसके बारे में, उस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को वो दे रहे हैं। आप देखिए 4-4 देश कर रहे हैं, आप देखिए फिलिस्तीन कर रहा है, आप देखिए यूएई कर रहा है, क्या है अरब जो है वो कर रहा है, वहाँ पे जो है 4 बड़े मुस्लिम राष्ट्र जो है ना, अब उसको शायद अफ़गानिस्तान ने किया, अफ़गानिस्तान कर रहा है। तो 4-4 बड़े राष्ट्र जो हैं, मुस्लिम राष्ट्र जो हैं, जो हार्डकोर मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर, इन ए वे हिंदू प्राइम मिनिस्टर को इस तरह सम्मानित कर रहे हैं। ये वाकई इट्स ए ग्रेट सक्सेस ऑफ नरेंद्र मोदीज फॉरेन पॉलिसी एंड समथिंग अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ फॉरेन रिलेशंस ऑफ द कंट्री। सर, अभी भारत और नाइजीरिया के जो रिश्ते हैं उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? और अभी पीएम भी नाइजीरिया की यात्रा से वापस लौटे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पीएम की इस यात्रा के बाद नाइजीरिया के साथ भारत का जो तेल व्यापार है वो बढ़ेगा? तेल व्यापार तो बढ़ेगा ही। ऑलरेडी वहाँ पे आप देखिए 60,000 भारतीय रहते हैं, 135 जो कंपनियां हैं बड़ी भारत की वहाँ पे कारोबार कर रही हैं, 27 अरब डॉलर का व्यापार वहाँ पे कर रही हैं। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा जो है अफ्रीका में वो ये देश है। और वहाँ पे जो ट्रेड बैलेंस की बात आती है तो 15 अरब डॉलर का व्यापार है इस साल, 2 साल पहले था, अब थोड़ा घट के 11.5 अरब डॉलर पर आएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो क्या है कि थिक बिजनेस रिलेशनशिप जो है ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। और तेल की बात है कि वहाँ गैस और ऑयल का काफ़ी भंडार है, भारत नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है, अभी तो रशिया के साथ कर रहे हैं हम लोग जो है, तो इस कंट्री के साथ भी जो तेल का व्यापार है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आगे और बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच तनाव का माहौल आखिर क्यों रहता है? वहाँ भी ज़रा भारत की सी स्थिति है, हिंदू मुस्लिम थोड़ा अंतर है। यहाँ पे क्या 140 करोड़ में आप मानते हैं कि भाई 20 करोड़ मुस्लिम हैं, वहाँ पे क्या है कि बराबर की संख्या है। वहाँ जैसे मान लीजिए कि भाई पर्टिकुलर जनसंख्या है तो 51% जो है वो आपके मुस्लिम्स हैं, 46.9 मतलब 47% जो है ना वो क्रिश्चियन है। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बीच में 4% का गैप है करीबन जो है। तो 27 करोड़ के आसपास की जो है वहाँ पे आबादी है पूरी जो है, उसके अंदर ये बैलेंस है। तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन रहता है और वो इस बात को लेकर रहता है, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है। तो वहाँ की सरकार ने भी क्या है, मुस्लिम प्रेशर में आके शारिया कानून वहाँ पे लागू कर दिया है। तो ईसाइयों को मंजूर नहीं है कि कई प्रांतों में लागू हो गया, आगे और लागू नहीं हुआ पूरे देश में, वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई चिंता का विषय नहीं है क्योंकि वो क्रिमिनल रूप अभी उसने नहीं लिया है, इस तरह का जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल। लेकिन हाँ, वहाँ एक साइलेंट जो है ना अपोजिशन या साइलेंट टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ जो है उस कंट्री में रहता है। सर, ट्रम्प के आने के बाद आप क्या देखते हैं? रूस यूक्रेन, ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम, या फिर तीसरे विश्व युद्ध की संभावना आपको नजर आती है? दोनों ही संभावनाएं हैं। अब आजकल के युद्ध की संभावनाएं तो क्षीण हो गई हैं, इसलिए वो तो आप 10% मानिए, 90% संभावनाएं आप युद्ध विराम की मानिए। और ट्रम्प का मोरल इन्फ्लुएंस तो है ही, और ट्रम्प के आने के बाद में दोनों तरफ ही जो है शांति हुई कंपैरेटिवली। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रम्प इज़ सीरियस और ट्रम्प किसी डायलॉग मिशन में, किसी डायलॉग कन्वर्सेशन में अगर वो जिसे कहते हैं कि विम्सिकल नहीं हुए और अगर वो टेम्परामेंट का इशू नहीं आया उसके अंदर जो है, तो ट्रम्प आई थिंक विल बी एबल टू सॉर्ट आउट द इशू और फिर विश्व युद्ध नहीं होगा। और बाकी फिर क्या है, तकदीर की बात है। किसी शास्त्री ने कोई कहते हैं लिख दिया था 400 साल पहले कि 24-25 में विश्व युद्ध होगा तीसरा, तो वो तो बात अलग है जो है। बाकी 90% चांसेस ये हैं कि पीसफुल सोल्यूशन निकलेगा, युद्ध नहीं होगा। 10% संभावनाएं विश्व युद्ध की हैं। पहली बार जो है इतनी स्ट्रॉन्ग संभावनाएं बनी है विश्व युद्ध की, ये बात फैक्ट है इसमें जो है।
बट स्टिल वी आर होपफुल कि 90% ये शांति से मामले सुलझ जाएंगे। सर, मीडिया के कुछ क्षेत्रों में इस बात की भी चर्चा है कि सौदागर की छवि रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप भारत से हथियारों की एक बड़ी डील करने के लिए पन्नू केस में भारत पर एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप मानते हैं ऐसा हो सकता है? लगता तो नहीं है। प्रेशर और नरेंद्र मोदी विपरीत ध्रुव हैं दोनों एक सिचुएशन के। नरेंद्र मोदी के जीवन में प्रेशर का कोई स्थान नहीं है, चाहे अमेरिकन राष्ट्रपति हों और चाहे फिर रशिया के राष्ट्रपति हों, चाइना के राष्ट्रपति हों, लगता नहीं है। ट्रंप क्या, चूँकि एक महत्वाकांक्षी सौदागर हैं, सोचते हैं कि हर डील में कुछ न कुछ मिल जाए। तो हो सकता है उन्होंने कहा हो कि $22 बिलियन की सम कोई ऐसी डील सुना मैंने फाइटर्स की है, तो ठीक है, वो फाइनल स्टेज पे है, वो भी चाहते हैं कि डील, ये टेंडर जो है हमें मिले इस डील का। तो हो सकता है हल्की फुल्की बात उन्होंने की और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात हो गई। और जो यू टर्न हुआ है कनाडा का, हो सकता है इसका रिजल्ट हो, इस आशा में कि मुझे ये डील मिलेगी। ट्रम्प मस्ट एक्सरसाइज इट्स मोरल इन्फ्लुएंस ओवर कनाडा। कोई मतलब इट्स नॉट रूल्ड आउट, बट समथिंग सर्टेनली ड्रास्टिक एंड मेजर हैज़ टेकन प्लेस, जिससे कनाडा का इतना शेमफुल यू टर्न हुआ है, उन्होंने किया उसको जो है। तो ये जो आपने कहा है लगता तो नहीं है, और होगा तो फ्रेंडली होगा, दबाव में मोदी से आप कुछ नहीं करा सकते। सर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। आपको लगता है कि इस चर्चा के बाद नीरव मोदी या विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण की संभावना है? संभावना वैसे तो क्या है कि दूर की कौड़ी है ये बात, क्योंकि सारा मामला कोर्ट कचहरी में है। कोर्ट कचहरी के हिसाब से है, एक से एक सीनियर लॉयर दोनों ने एंगेज किए हुए हैं, एक से एक आगे कदम है, और भारत सरकार तो चाहती है प्रत्यार्पण हो। मोदी हैज़ ट्रस्ट दिस इशू विद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ये है कि भाई एक जो बिल्कुल मामला ठंडा था को या वो था, थोड़ा उसमें गति आएगी इससे जो है। और लेट्स होप कि 2029 से पहले इनका प्रत्यार्पण हो जाए, भारत आ जाएं। वन मोर क्या कहते हैं, फेदर इन द कैप ऑफ नरेंद्र मोदी। लेट्स सी, लेकिन अभी दूर की कौड़ी लगती है। सर, सुना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्लीन एनर्जी को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है, क्या आपको इसे लेकर जानकारी है? हाँ, एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी और जो कंसोलिडेशन है दूसरी संस्थाओं का सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो डील भी वहाँ पे हुई है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इनको लेके भी बातचीत हुई है। इसी से प्रेरित होकर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भी एक बड़ा MOU साइन किया है क्लीन एनर्जी के लिए। अभी जो राजस्थान में राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव आ रही है, इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आ रही है, उसमें किया है। तो ये बड़ी डील है, डील के डिटेल्स अभी नहीं आए हैं। लेट्स होप कि डील बड़ी है तो आगे होगी। और क्लीन एनर्जी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर राष्ट्र की रुचि है उसके अंदर जो है, भारत की भी रुचि है। तो लेट्स होप कि डील आगे बढ़ती है। सर, एक पाकिस्तानी लेखक है, नाम है उनका कमर चीमा। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की ज़बरदस्त तारीफ उन्होंने की है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और ये पूरा मामला है क्या? देखो, एक तो पाकिस्तान के किसी लेखक से मोदी की तारीफ आना एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुशी की बात है कि पाकिस्तान अब शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में तो आप रखिए उसका, लेकिन कोई वो इसका मतलब कोई तुलना नहीं है भारत से उसकी। वो याचक की स्थिति में आ गया, टैग उसके लगा हुआ है शत्रु राष्ट्र का, क्यों ऐसी बातें करता है वो राष्ट्र जो है। बाकी कोई कंपैरिजन नहीं है राष्ट्रों का। लेकिन इसमें रेलेवेंट बात यह है कि वहाँ के एक लेखक ने, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने अगर मोदी की तारीफ़ की है तो देन इट काउंट्स। तो मैंने पढ़ा इसको, तो उसने ये कहा है कि भाई वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उसने लिखा है पाकिस्तान में जो है कि आप देखिए 1947 में दोनों अलग हुए थे देश, आज हम दौड़ में कितना पीछे रह गए हैं, हम कहीं नहीं हैं। और देखिए भारत कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ हैं। उसने कहा मैंने ब्राज़ील में G20 की फ़ोटोज़ देखी हैं नरेंद्र मोदी की, जो आपने कहा ना, एक तरफ तो ये है, एक तरफ बाइडेन है, ब्राज़ील का प्राइम मिनिस्टर है। वो फ़ोटो यूनिक फ़ोटो है। दैट फ़ोटो स्पीक्स इट सेल्फ ऑफ इंटरनेशनल और ऑफ नरेंद्र मोदी। तो वो भी प्रभावित हुए। तो उन्होंने वहाँ की सरकार को एक तरह से ये मतलब लताड़ सी लगाई है, कहते हुए एक तरह से स्टायर किया है उनको कि देखो मोदी कहाँ है, आप कहाँ हैं। दैट्स ऑल। नाइस टू हियर। सर, 2014 के बाद से विदेश नीति को एक अलग तरीके से देखा जा रहा था भारत की, पर पहले ये कहा गया था कि हम किसी के साथ नहीं, और अब इस तरह की बात है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? यूनिक है, इज़ ए री-इन्वेंशन, डिस्कवरी ऑफ नरेंद्र मोदी इन द एरिया ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन डिप्लोमेसी जो है ये। भाई भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, जिसे कहना चाहिए था किसी के साथ नहीं है, न इस पावर कैंप में न उस पावर ब्लॉक में है। अब देखिए नरेंद्र मोदी सब जगह हैं,
रशिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, चीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। कंट्राडिक्शन देखिए आप ये। तो मोदी हैज़ जिसे कहें ड्रामेटिकली मैनेज्ड कंट्राडिक्शंस जो है ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि हम किसी के साथ नहीं होते हुए भी सबके साथ खड़े हैं। और हमारा जो गाइडिंग फैक्टर है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो है इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट जो है ये। तो मोदी इज़ वर्किंग ऑन फॉरेन पॉलिसी और इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन पॉलिसी एट हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, समथिंग मिरेकुलस, but nothing succeeds like success. तो मोदी इज ए सक्सेस, ही हैज मैनेज ऑल दिस कंट्राडिक्शंस, आप ये कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल। सर, अभी एक और तस्वीर प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर आई, जब महात्मा गांधी को सम्मान देते हुए, राष्ट्रपिता को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। चूकते नहीं है वो विदेशी धरती पर भी इस सम्मान को देने से। इस फिनोमिना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, फिनोमिना अच्छा है। ऑल सेड एंड डन, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनके दिल के करीब हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि 21 राष्ट्रों की यात्राएं उनकी जो हुई, तो उसमें जो है महात्मा गांधी की वहाँ पे तस्वीर पे गए, कहीं लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, कहीं उसका उद्घाटन किया, कहीं किसी चौराहे पे खड़े होकर उसका फंक्शन हुआ, तो वहाँ पे भी 21 राष्ट्र और संसार के सारे बड़े राष्ट्र हैं। अब की बार भी गए वो, इसलिए ज़्यादा और रेलेवेंट था कि महात्मा गांधी लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में रहे थे। तो अफ्रीका में जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो और रेलेवेंट हो जाता है उनका गांधी के उसमें जाना, गांधी के सम्मान में खड़े होना, माला चढ़ाना मूर्ति पे जो है। तो यहाँ पर भी गए वो, तो अच्छी बात है। सुनने में भी अच्छा लगता है भारत वालों को भी कि आज जो है, हालांकि कई बार महात्मा गांधी को लेके भाजपा की टिप्पणियाँ हो जाती हैं इधर उधर, लेकिन उनसे सबसे एक हटके, जो कि राजधर्म कहते हैं जिसको, नरेंद्र मोदी पार्टी से थोड़ा सा हटके उस राजधर्म को निभा रहे हैं पूरा। राष्ट्रपिता की तारीफ़ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और हर बार ये देखते हैं विदेश में जहाँ जाएँ तो उनके सम्मान में कोई कमी न रह जाए। इसीलिए 21 राष्ट्रों में उन्होंने महात्मा गांधी को प्रणाम किया, और इस बार गए तो वही प्रणाम उन्होंने इन 3 देशों में भी एक्सटेंड किया। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी के इतने विदेश दौरे रहते हैं और उस पर आपका जो विश्लेषण रहता है, और जैसा कि आपने कहा कि अभी तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने में भी वक्त है, फिर उसके बाद 2029 भी आएगा, तो तब देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ही डिप्लोमेसी का सुपर बॉस नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को विदेश नीति के मामले में कैसे भारत को सर्वोच्च स्थान पूरी दुनिया भर में दिलाना है, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जाहिर है कि ये पूरे देश भर के लिए, ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए इतनी बड़ी सम्मान की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर है, और यही है भारत की मजबूती, और शायद गर्व करने का अनुभव इसी को कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जेसी सर, द जेसी शो में आज इस विषय पर अपना विश्लेषण आपने दर्शकों के साथ साझा किया, और साथ ही तमाम व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए।